नमस्कार। हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई एक कहानी का नाम है बिल्ली की आँखें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उसकी आंखों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे वह सोने का एक चकता हो। जिस वक्त सूरज पहाड़ों के पीछे आसमान में एक लाल घाव करता छुप रहा था तो किरण की आंखों में सोने से ज़्यादा बहुत कुछ था। उनमें गुस्सा था क्योंकि वह अपनी टीचर की डांट द्वारा बहुत आहत हुई थी। यह कई हफ्तों के अपमान और तानों की पराकाष्ठा थी। किरण अपनी कक्षा के कई बच्चों से बहुत गरीब थी और वह अन्य बच्चों की तरह ट्यूशन पर नहीं जा सकती थी, जो आजकल परीक्षा पास करने के लिए जरूरी हो गया है। तुम्हें 9वीं क्लास में 1 साल और रहना पड़ेगा, मैडम ने कहा था। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुम कोई दूसरा स्कूल ढूंढ सकती हो। ऐसा स्कूल जहां इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम्हारा ब्लाउज फटा हुआ है और तुम्हारी ड्रेस पुरानी है या जूता फटा हुआ है। मैडम ने अपने बड़े बड़े दांतों के साथ खीस निपोरी, जो कि उनके अच्छे स्वभाव की मुस्कुराहट मानते थे। क्लास की सारी लड़कियां ही करके दबे स्वर में हंस पड़ी। मैडम की चापलूसी करना मैडम की प्राइवेट स्कूल के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन गई थी। घर के रास्ते में उसके मन में जो दुख उमड़ घुमड़ कर आ रहा था, उस समय उससे सहानुभूति रखने वाली 2 सहेलियां उसके साथ हो ली। वह बूढ़ी बड़ी कमीनी औरत है, आरती ने कहा। उसे अपने सिवा किसी और की परवाह नहीं है। वह जब हंसती है तो ऐसा लगता है जैसे गधा ढेंचू ढेंचू कर रहा हो, सुनीता ने कहा, जो बहुत मुंहफट थी। वास्तव में किरण कुछ सुन नहीं रही थी। उसकी आंखें दूर किसी बिंदु पर केंद्रित थीं, जहां पर हर क्षण बढ़ती हुई चांदनी में आकाश के विपरीत खड़े चीड़ के पेड़ों की पार्श्व छाया दिख रही थी। चांद ऊपर चढ़ रहा था, एक पूरा चांद, एक ऐसा चंद्रमा जो किरण के लिए एक विशेष अर्थ रखता था, जिसने उसके शरीर में झुनझुनी सी करके त्वचा पर खुजली पैदा कर दी थी। उसके बाल चमकने लगे और उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। उसके कदम हल्के पड़ने लगे। उसके पैर ज्यादा लचीले तथा ज्यादा शालीनता से पहाड़ी रास्ते पर बहुत हल्के चाप से चल रही थी। जहां पर रास्ता 2 फांकों में बंट जाता था, वहां पर उसने अपनी सहेलियों का साथ अचानक छोड़कर जंगल वाले रास्ते पर चल पड़ी। मैं जंगल वाले रास्ते से शॉर्टकट ले रही हूँ, उसने कहा। उसकी सहेलियां उसके इस प्रकार के सनकीपन के व्यवहार से परिचित थीं। उनको पता था कि वह अंधेरे में अकेले जाने से डरती नहीं है। किरण के इस प्रकार के मूड से वे एकदम से नर्वस हो गईं। अब एक दूसरे का हाथ पकड़े खुली सड़क पर तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ी। किरण को शॉर्टकट के लिए ओक के घने जंगलों से गुजरना पड़ा। ओक की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं की छाया पथ पर पड़ रही थी। एक सियार चांद को देखकर हू हू कर रहा था। एक छपका भी चीख रहा था। उसकी सांस छोटी और हांफ हांफ कर आ रही थी। जब वह गांव के एक छोर पर बने अपने घर पर पहुंची तो तेज चांदनी की रोशनी में पूरी पहाड़ी नहा रही थी। खाने के लिए मना करके वह सीधे अपने छोटे से कमरे में चली गई और खिड़की खोल दी। चांद की किरणें खिड़की में से होकर उसकी बाहों पर पड़ रही थीं, जिससे उसके बाल सुनहरे हो गए थे। सारी बाह सुनहरी बालों से ढक गई थी। पूंछ सरसराते हुए, कान छिदे हुए पीला भूरा तेंदुआ फुर्ती से खिड़की से बाहर आया। घर के पीछे खुले मैदान को पार किया, पेड़ की छांव में घुल गया। थोड़ी देर बाद वह खामोशी से जंगल के अंदर से दबे पांव चली जा रही थी। यद्यपि शहर के टीन की छतों वाले घर पर चंद्रमा की रोशनी चमक रही थी, तथापि तेंदुए को पता था कि छाया ये कहाँ पर गहरी है, सो वह उनके साथ सुंदरता से मिलते हुए चला जा रहा था।
कभी कभी सांस लेते हुए उसे खखारना पड़ता था। वही एक आवाज वहां हो रही थी। मैडम डिनर खाकर रोटीज क्लब से लौट रही थीं, जिसका नाम किंटन क्लब था, जो पतियों के क्लब से सदस्यता के एक तरह के विरोध में बना था। इस वक्त भी सड़क पर कुछ लोग थे और सभी लोगों ने मैडम, जिनका शरीर स्टीम रोल की तरह था, देखा था। किसी ने भी उस नरभक्षी तेंदुए को नहीं देखा जो गलियों में से होता हुआ टीचर के घर की सीढ़ियों तक पहुंच गया था। वह वहां पर चुपचाप किसी स्कूल की आज्ञाकारी लड़की की तरह धैर्य से बैठ गया। जब मैडम ने अपने घर की सीढ़ियों पर तेंदुए को देखा तो उसका हैंडबैग नीचे गिर गया और उन्होंने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, पर उनकी आवाज ही ना निकली। ना ही उनकी जुबान अब दोबारा इस्तेमाल हो सकेगी, ना चिकना या क्रियाली खाने के लिए, ना ही अपना गुस्सा विद्यार्थियों पर उतारने के लिए, क्योंकि तेंदुए ने उछलकर उनका गला पकड़ लिया था तथा गर्दन मरोड़ दी थी। उसको खींचकर झाड़ियों में ले गया। दूसरे दिन सुबह हमेशा की तरह आरती और सुनीता स्कूल जाते समय रास्ते में किरण के घर रुकी और उसे बुलाया। किरण उस वक्त धूप में बैठी अपने काले लंबे केशों को कंघी कर रही थी। क्या तुम आज स्कूल नहीं चल रही हो? लड़कियों ने पूछा। नहीं, आज मैं जाने की परेशानी नहीं उठाऊंगी, किरण ने कहा। वह आज सुस्ती महसूस कर रही थी, जैसे कोई संतुष्ट बिल्ली हो। मैडम इस बात से खुश नहीं होंगी, आरती ने कहा। क्या हम उनसे कह दें तुम बीमार हो? इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, किरण ने कहा और रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज छुट्टी हो जाएगी। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब सुनते हैं रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी हुई दूसरी कहानी, तोता जो बोलता नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम बेकार हो, ना बोल सकते हो, ना गा सकते हो, ना नाच सकते हो। रूबी आंटी इन शब्दों से बेचारे तोते को ताना मारती रहती थीं और वह अपने सजावटी पिंजरे में से सबको उदास नजरों से देखता रहता था, जो दादी के उत्तर भारत में स्थित बंगले के बरामदे के कोने में लटका था। उन पुराने दिनों में लगभग सभी के घरों में, चाहे वे भारतीय हों या यूरोपियन, एक आध पालतू तोता या लव बर्ड्स का जोड़ा होता ही था। कभी कभी ये पक्षी बहुत कुछ बोलना सीख लेते थे, बल्कि कहना चाहिए नकल उतारना सीख जाते थे और पूरे मंत्र या श्लोक बोलने लगते थे। और बच्चों को डांटने या समझाने के लिए प्रयोग होने वाले शब्द भी, जैसे पढ़ो बेटा पढ़ो, या मेरे जैसे लड़कों के लिए लालची मत बनो, लालची मत बनो, ऐसे वाक्यांश तो खैर हमारे तोते ने भी एक समय के बाद सीख लिए थे। लेकिन हमारे घर के एक सदस्य के लगातार दोहराते रहने के बाद, जिसने उसे बोलना सिखाने का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा था, लेकिन हमारा तोता बात करने को तैयार नहीं था। उसे रूबी आंटी ने एक बहेलिए से खरीदा था, जो हमारे आसपास के सभी घरों में पिंजरों में बंद तरह तरह के पक्षी बेचने के लिए घूम रहा था, जिनमें रंग बिरंगे बजरीगर, छोटी छोटी चुलबुली मुनिया से लेकर साधारण गौरैया भी थीं, जिन्हें उसने रंग पोत कर किसी विदेशी नस्ल का नाम दे दिया था। दादाजी और दादी दोनों ही पिंजरे में कैद पक्षी पालने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन रूबी आंटी ने धमकी दी कि अगर उन्हें वह तोता पालने की इजाज़त नहीं मिली तो वे गुस्सा हो जाएंगी, और रूबी आंटी का गुस्सा झेलना बहुत मुश्किल काम था। बहरहाल उन्होंने उस तोते को रखने की और उसको बात करना सिखाने की जिद पकड़ ली, लेकिन तोते ने उन्हें देखते ही नापसंद कर दिया था और उनकी हर कोशिश को, चिकनी चुपड़ी बातों को वह नज़रअंदाज कर देता था। किस किस, मुझे चूमो, वह उसे पुचकार के कहती
और अपना गाल पिंजरे की जाली से सटा देती, लेकिन तोता पीछे हट जाता और रूबी आंटी द्वारा चूमे जाने के ख्याल से उसकी आंखें गुस्से से छोटी हो जाती। और एक बार तो उसने अचानक सामने की ओर झपट कर रूबी आंटी का चश्मा उनकी नाक पर से नीचे गिरा दिया। उस दिन के बाद से रूबी आंटी ने उससे प्यार से बात करना छोड़ दिया और उससे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगी। वे उसे देखकर तरह तरह के चेहरे बनाती और उसे सुनाती रहती, ना बोल सकता है, ना गा सकता है, ना नाच सकता है, इसके अलावा भी उसे बुरा भला कहती रहती। अब उस तोते को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मुझ पर, एक 10 साल के बालक पर आ गई, और वह भी मेरे हाथ से हरी मिर्चियाँ और पके टमाटर खाकर बहुत खुश होता था। इन व्यंजनों के अलावा उसे आम की फाके भी मिलती थीं, क्योंकि उस समय आम का मौसम था। मुझे भी उसको खिलाते समय 2-1 आम खाने को मिल जाता था। एक दिन दोपहर के समय जब घर के सब लोग अंदर झपकी ले रहे थे, मैंने तोते को खाना खिलाया और फिर जानबूझकर पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। कुछ ही पलों में तोता पिंजरे से निकलकर आम के बाग की आजाद हवा में उड़ रहा था। उसी समय दादाजी बरामदे में आए और बोले, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंटी का तोता उड़ गया है। दरवाजा काफी ढीला था, मैंने कंधे उचकाकर कहा। खैर, मुझे नहीं लगता हम उसे दोबारा देख पाएंगे। रूबी आंटी पहले तो दुखी हुई और फिर दूसरा पक्षी लाने की धमकी देने लगी। हमने उन्हें गोल्ड फिश ला देने का वादा करके टाल दिया, लेकिन गोल्ड फिश बात नहीं करती, उन्होंने विरोध किया। वह तो तुम्हारा तोता भी नहीं करता था, दादाजी ने कहा। चलो, हम तुम्हारे लिए एक ग्रामोफोन ला देंगे, तुम दिन भर क्लारा क्लक को सुनती रहना। लोग कहते हैं उसकी आवाज़ बुलबुल की तरह मीठी है। मैंने सोचा था हम तोते को फिर कभी नहीं देखेंगे, लेकिन शायद उसे हरी मिर्चियों की याद आ रही थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मैंने उसे बरामदे की रेलिंग पर बैठे देखा। वह अपनी गर्दन एक ओर झुकाए मेरी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा था। मैंने निस्वार्थ भाव से अपने आम में से आधा उसे दे दिया। जब तोता अपने आम का आनंद ले रहा था, तभी रूबी आंटी अपने कमरे से बाहर आई और आश्चर्यचकित होकर सबसे कहने लगी, देखो, मेरा तोता वापस आ गया, इसे मेरी याद आ रही होगी। एक कर्कश आवाज के साथ तोता उनकी पहुंच से बाहर उड़ गया और नजदीक ही लगी गुलाब की झाड़ी पर बैठकर उनको गुस्से से घूरते हुए उनके परिचित लहजे में चीखने लगा, तुम बेकार हो, ना बोल सकती हो, ना गा सकती हो, ना नाच सकती हो। रूबी आंटी का चेहरा लाल हो गया और वो पैर पटकते हुए अंदर चली गई, लेकिन यह उस किस्से का अंत नहीं था। वह तोता अक्सर हमारे बगीचे और बरामदे में आने लगा और जब भी वह रूबी आंटी को देखता बोलने लगता, तुम बेकार हो, ना बोल सकती हो, ना गा सकती हो, ना नाच सकती हो। आखिरकार तोते ने बात करना सीख ही लिया था। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों से विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।